नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुर्जॉय दत्ता के 2016 के नॉवल द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स पर। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड हिंदी सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके किरदारों, कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स और इसके जो छिपे हुए मैसेजेस हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। खास तौर पे इसका जो मिक्सचर है ना, रोमांस और थ्रिलर का, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, वही। कहानी की शुरुआत ही देखिए। एक लेखक है दमन, एक्सीडेंट होता है, कोमा से जागता है और उसे अपनी याददाश्त का बड़ा हिस्सा गायब लगता है, पर सपनों में एक लड़की आती है, श्रेषी। और मजे की बात या कहें अजीब बात यह है कि पुलिस या बाकी कोई भी मानने को तैयार नहीं कि श्रेषी असल में थी भी। सही। तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का हीरो है दमन, एक लेखक। उसकी जिंदगी एक एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल पलट जाती है। कोमा से बाहर आता है, यादें धुंधली हैं, टूटी हुई हैं, बस एक चेहरा, एक नाम याद है, श्रेषी। जी। उसे लगता है शायद वो एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ थी, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और यहीं से कहानीकार हमें एक बहुत ही क्या कहते हैं, दिलचस्प सिचुएशन में डाल देता है। सोचिए, एक एक्सीडेंट और फिर मेमोरी लॉस। ये सिर्फ फिजिकल चोटें नहीं है। हाँ, ये किसी इंसान की रियलिटी को समझने का तरीका ही बदल सकती हैं। बिल्कुल। दमन की जो हालत है वो हमें शुरू से ही शक करने पर मजबूर करती है। क्या वो जो महसूस कर रहा है, जो याद करने की कोशिश कर रहा है, वो सच है? ये कहानी के सस्पेंस की एक तरह से बुनियाद है। ऐसा हीरो जिसकी यादें ही भरोसे के लायक नहीं। सही कहा। और हम यानी पढ़ने वाले भी दमन के साथ ही सच ढूंढ रहे होते हैं। और फिर मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब श्रेषी वापस आ जाती है। एग्जैक्टली वो सिर्फ सपनों में नहीं है, अचानक वो दमन की रियल लाइफ में आ जाती है। सारांश कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, पर रहस्यमयी भी। और ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे सदमे से गुजरी हो। हाँ, बिल्कुल। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। अब दमन की लाइफ में एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ रिया है, उसकी अभी की गर्लफ्रेंड, जो उसका ख्याल रख रही है, जो सपोर्टिव है। हाँ। और दूसरी तरफ ये मिस्ट्री गर्ल श्रेषी, जो उसके भूले हुए अतीत से जुड़ी है, वही लड़की जिसे वो बस सपनों में देख रहा था। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं लगता। अच्छा। श्रेषी का वापस आना ये सिर्फ रोमांस का एंगल नहीं है। वो दमन के उस पास्ट की जिसे वो भूल चुका है या शायद भुलाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। उसकी एक जीती जागती निशानी बन जाती है। और सारांश में जो लिखा है ना कि श्रेषी की मानसिक हालत अस्थिर है, हाँ, वो पॉइंट वो कहानी को सीधा थ्रिलर जोन में ले जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दमन किसे चुनेगा, अब सवाल ये है कि श्रेषी का सच क्या है। वो वापस क्यों आई है? क्या उसकी ये अस्थिरता, क्या इसका दमन के अतीत से कोई कनेक्शन है? ये सब दबे हुए राज शायद किसी पुराने क्राइम या किसी हादसे की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये अस्थिर मानसिक हालत वाली बात वाकई कहानी को एक अलग ही रंग दे देती है। और फिर पता चलता है कि यही श्रेषी दमन के साथ एक खतरनाक खेल खेल रही है। खतरनाक खेल? हाँ, यहाँ आकर तो कहानी का पूरा फ्लेवर ही बदल जाता है। जो एक रोमांटिक कंफ्यूजन लग रहा था, वो अब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाता है। डार्क है ना? बिल्कुल। अब सिर्फ प्यार, चॉइस, रिश्ते, इनकी बात नहीं है। अब कहानी में जुनून, अपराध, शायद बदला हो सकता है, और पछतावा जैसे भारी गहरे पहलू सामने आते हैं। ये खतरनाक खेल क्या है, कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है। बिल्कुल। और ये खतरनाक खेल टर्म ही बहुत कुछ कहता है। क्या ये दिमागी खेल है, माइंड गेम्स, या इसमें कोई रियल फिजिकल खतरा भी है? और अगर खतरा है तो किसको? दमन को, या श्रेषी को खुद, या शायद रिया को भी, जो बेचारी इस सब में अनजाने में ही फंस गई है। सही बात है। सारांश हमें इस खेल के डिटेल्स नहीं बताता, और यही अनिश्चितता वो टेंशन को और बढ़ा देती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि श्रेषी का मोटिवेशन क्या है। क्या वो हेल्प मांग रही है, बदला ले रही है, या कुछ और ही चल रहा है उसके दिमाग में? ये सारे सवाल कहानी को वाकई बहुत दिलचस्प बनाते हैं। अच्छा, अब उन मेन मैसेजेस पर आते हैं जिनका जिक्र हमारे सोर्स सारांश में है। पहला है, अतीत से भागा नहीं जा सकता। हाँ, और ये इस कहानी में सिर्फ एक कहावत जैसी नहीं है, ये दमन की सिचुएशन से डायरेक्ट जुड़ा है। वो सचमुच अपने अतीत को याद नहीं कर पा रहा, उसकी मेमोरी चली गई है। लेकिन फिर भी वो अतीत श्रेषी के रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसकी भूली हुई जिंदगी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। सही। एक तरह से उसका मेमोरी लॉस ही इस बात पर और जोर देता है
कि आप अपने किए या अपने साथ हुए हादसों के असर से भाग नहीं सकते, चाहे आप उन्हें याद रखें या न रखें। वो किसी ना किसी शक्ल में आपको ढूंढ ही लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भूलना भी अतीत को मिटा नहीं पाता। अच्छा, दूसरा मैसेज है, प्यार कभी-कभी जुनून बन सकता है। इस पर क्या कहेंगे? ये भी कहानी के बिल्कुल सेंटर में लगता है। जिस तरह सारांश श्रेसी के लौटने और उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, उससे सवाल उठता है कि उसका वापस आना प्यार है या जुनून, ऑब्सेशन, खासतौर पर उसकी अस्थिर हालत और खतरनाक खेल को देखते हुए। सही। लेकिन ये सवाल सिर्फ श्रेसी के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से। दमन का श्रेसी के लिए जो आकर्षण है, हाँ, उसे सपनों में देखना। बिल्कुल, और फिर रिया के होते हुए भी उसकी तरफ खिंचते जाना, क्या ये भी जुनून की हद तक जा रहा है? कहानी शायद इसी पतली सी लाइन को एक्सप्लोर करती है, जहां गहरा लगाव एक खतरनाक ऑब्सेशन बन जाता है। खास तौर पर जब सच और यादों पर पर्दा पड़ा हो, तो इमोशंस को सही गलत के पैमाने पर देखना और भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये जुनून वाला पहलू दोनों तरफ से देखा जा सकता है। और तीसरा, शायद सबसे गहरा मैसेज, अपराध बोध इंसान को तोड़ सकता है या बदल सकता है। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये वाकई कहानी की आत्मा से जुड़ा सवाल हो सकता है। अपराध बोध, गिल्ट। किसका अपराध बोध? क्या दमन किसी ऐसे गिल्ट से दबा है जो एक्सीडेंट से पहले की किसी बात से जुड़ा है, जिसे वो याद नहीं कर पा रहा? हो सकता है। क्या उसका मेमोरी लॉस ही उस गिल्ट से बचने का एक सबकॉन्शियस तरीका है? या फिर श्रेसी का अपराध बोध? हाँ, क्या उसकी मानसिक अस्थिरता, उसका दर्द, उसका वो खतरनाक खेल, क्या ये सब किसी अपराध बोध से निकला है? या शायद किसी अन्याय का शिकार होने के एहसास से? एक्सीडेंट से पहले असल में हुआ क्या था? ये सवाल कहानी को एक मॉरल और साइकोलॉजिकल गहराई देता है। सारांश इशारा करता है कि गिल्ट मतलब अपराध बोध कहानी के किरदारों को ड्राइव करने वाली एक मेन फोर्स हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये गिल्ट उन्हें अंदर से तोड़ रहा है या उन्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है जो उन्हें बदल देगा, बेहतर के लिए या बदतर के लिए। ये अपराध बोध वाला एंगल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किरदारों के आज के काम कैसे उनके अतीत से जुड़े हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है फिर? निचोड़ ये है कि द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, जैसा सारांश से लग रहा है, वो सिर्फ एक रोमांटिक कहानी या सिंपल सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। उससे ज्यादा है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा जटिल और परतदार लगती है। ये कहानी मेमोरी की पहेलियों, आइडेंटिटी के सवालों, सच की बदलती डेफिनेशंस, जुनून के अंधेरों और अतीत के बोझ जैसे सीरियस साइकोलॉजिकल थीम्स को टच करती है। और ये सब एक तेज रफ्तार एंटरटेनिंग थ्रिलर के फॉर्मेट में है, जो इसे भारी भरकम नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बनाता है। सही। दमन का सफर सिर्फ श्रेसी को खोजने का नहीं है, बल्कि वो अपने खोए हुए सेल्फ को, अपनी बिखरी हुई यादों को जोड़कर अपने अतीत के सच को खोजने का भी सफर है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे दुर्जोय दत्ता की द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स हमारे सोर्स सारांश के हिसाब से दमन की टूटी हुई याददाश्त से शुरू होकर श्रेसी के मिस्टीरियस कैरेक्टर के चारों ओर घूमती है और रोमांस और थ्रिलर के एलिमेंट्स को बड़े अच्छे से मिलाती है, और साथ ही अपराध बोध, जुनून और अपने अतीत का सामना करने जैसे गहरे मुद्दे भी उठाती है। अंत में एक विचार जो दिमाग में रह जाता है और शायद पढ़ने वाले को भी सोचने पर मजबूर करता है। सारांश हमें साफ साफ बताता है कि श्रेसी मानसिक आघात मतलब मेंटल ट्रॉमा से पीड़ित है। हाँ। लेकिन साथ ही वो दमन के साथ एक खतरनाक खेल भी खेल रही है। ये दोनों बातें एक साथ थोड़ी चौंकाने वाली है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर वो विक्टिम है तो फिर ये खतरनाक खेल क्यों? एग्जैक्टली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके ट्रॉमा की असली वजह क्या है। वो कौन सी घटना है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया? और उसका ये खतरनाक खेल, क्या ये उसके दर्द का इजहार है, बदला लेने का तरीका, या मदद मांगने का एक अजीब तरीका, या कुछ और ही है? बहुत गहरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये उठता है कि इस पूरी उलझी हुई तस्वीर में, जहां मेमोरी गायब है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है और अतीत के राज दबे हैं, कौन हीरो है, कौन विलन है और असल में विक्टिम कौन है? क्या ये रोल्स इतने क्लियर है या फिर हर किरदार इन तीनों का मिक्सचर है? ये सवाल पाठक को कहानी की परतों को और गहराई से देखने और किरदारों के असली इरादों पर सोचने के लिए उकसाता है। ये वाकई एक सोचने लायक पॉइंट है, जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहेगा। शायद आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स के इस विश्लेषण में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इस पर बात करने में आया।